हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मनोज और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन एक नया चैप्टर पढ़ने वाला दोस्त। आज चैप्टर का नंबर है 9 और चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अपन लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट मतलब सनलाइट या फिर दूसरी कोई भी लाइट हो सकती है। उस लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट क्या है, लाइट के दो फिनोमिना पढ़ेंगे अपन बेसिकली इसके अंदर। एक तो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, एक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। आपने कभी नाम सुना है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन? नहीं सुना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर के अंदर अपन कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में और रिफ्लेक्शन के बारे में। चलो, रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना होता है उसके बारे में कुछ एग्जांपल बताता हूँ। आप अपने आप को देखते हो? अरे भाई, आप खुद को देखते हो कांच के अंदर, मिरर के अंदर, वो जो आपकी इमेज बनती है वो ही रिफ्लेक्शन है यार। वो क्या है? रिफ्लेक्शन है। या फिर आपने कभी नोटिस किया हो कि कोई गाड़ी का मिरर या फिर कोई क्लासरूम में अगर कोई स्टूडेंट बैठा है, उसकी घड़ी से जो है सनलाइट टकराते हुए आपकी आंखों में पड़ जाती है। आप बोलते हैं सर रिफ्लेक्शन हो रहा है। उस लड़के को बोलो कि घड़ी जो सही कर दे, बहुत सही कर दे। ऐसा होता है। या फिर आपने कभी नोटिस किया होगा कि वो जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है, वो मैग्नीफाइंग लेंस अपन किसी चीज पर जब अपन लगा देते हैं, उसका अपन यूज करके कहीं पेपर पे आग वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि वो जितनी भी सनरेज होती है, सनलाइट होती है, उनको मैंने कहीं कहीं कन्वर्ट कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया है। उसकी वजह से गर्मी बढ़ गई, उसके अंदर हीट बढ़ गई, वो लाइट की एनर्जी एक जगह स्टोर हो गई। स्टोर होने की वजह से वहां आग लग जाती है। या फिर मैग्नीफाइंग लेंस से अपन बोलते हैं मैग्नीफाइंग लेंस, वो मैग्नीफाई से मैग्नीफाई कैसे होता है, तो वही बात अपन पढ़ने वाले चैप्टर के अंदर। उसके दो फिनोमेना है। आप जब मिरर में इमेज बनाते हो तो वो तो होता है रिफ्लेक्शन, और जब मैग्नीफाई लेंस से आप करते हो, आग लगाते हो या फिर मैग्नीफाई करके देखते हो, वो होता है रिफ्रैक्शन के अंदर। वो किसके अंदर होता है? रिफ्रैक्शन के अंदर होता है। तो वही सारा डिस्कस अपन करने वाले हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट कैसे एक्ट करती है। दो फिनोम पढ़ेंगे जो लाइट के रे नेचर को बताते हैं। लाइट के दो नेचर होते हैं, रे नेचर एंड वेव नेचर। अपन कौन सा पढ़ेंगे? रे नेचर पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैं ऑप्टिक्स बोलूं तो भी गलत नहीं है। ऑप्टिक्स क्या बोलता हूं? ऑप्टिक्स। तो प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में सारी बात पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है लाइट, द रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। चलिए दोस्त, मैं बात करता हूं देखना सन के बारे में। तो हमारे इस अर्थ पर जो है मेन सोर्स जो होता है लाइट का, जो रोशनी आती है, प्रकाश आता है, उसका जो मेन सोर्स है वो क्या है? सन ही तो है भाई। देखना, तो मेन सन इज मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ, है ना। तो लाइट का मेन सोर्स कौन है? सन है। सन जो होता है वो अर्थ से कितना डिस्टेंस पे दूर है? देखना, तो सन की डिस्टेंस और अर्थ की डिस्टेंस होती है 3 करोड़ किलोमीटर। और भाई हमारी पृथ्वी से, अर्थ से सन कितना दूर है? 3 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 3 करोड़ किलोमीटर। बहुत छोटा सा यूनिट है ना, बहुत कम यूनिट है भाई बहुत कम यूनिट है, 3 करोड़ किलोमीटर, है ना। कोई आदमी अगर इसको पार करना चाहे तो आई थिंक कभी ये क्रॉस नहीं कर पाए, कभी ये पार नहीं कर पाए। 3 करोड़ किलोमीटर किसको बोलते हो, है ना, बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, आगे देखना, स्पीड ऑफ सनलाइट। वो जो सनलाइट सूरज से अर्थ पे पहुंचती है, उसकी स्पीड होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसमें किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना भाई? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर सनलाइट मान लो वहां से रिलीज होती है, सन से आ रही लाइट, तो 2 सेकंड में 6 लाख किलोमीटर चलती है, 6 लाख किलोमीटर। और 3 सेकंड में 9 लाख किलोमीटर, क्योंकि वो 3 लाख किलोमीटर हर एक सेकंड में चलती है। बहुत कम है ना यार, बहुत स्लो स्पीड है मेरे हिसाब से। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जैसे मान लो आपका गांव यहाँ से 6 लाख किलोमीटर दूर है, तो 2 सेकंड में पहुंच जाएगी यार। 6 लाख किलोमीटर है, फिर भी 2 सेकंड में ट्रेवल कर जाएगी। इतनी स्पीड होती है सनलाइट की। फिर भी सुनना, फिर भी सनलाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट और 17 सेकंड का समय लगता है। इतनी स्पीड होने के बाद भी सनलाइट वहां जब रिलीज होगी, वहां से लेकर अर्थ पर पहुंचने में 8 मिनट और 17 सेकंड का समय लगता है। तो अब सोचिए कितना दूर है भाई। इतनी स्पीड होने के बाद भी उसको 8 मिनट और 17 सेकंड लग रहे हैं। तो कई वाकई में बहुत ज्यादा दूर है भाई सन हमारे से। फिर भी इतनी गर्मी, इतना आग बूला होकर हमारे इस अर्थ पर आग बरसा रहा होता है। तो उसकी हीट पावर है भाई उसके अंदर। ठीक है, अब देखिए आगे मैं बात करूंगा टॉपिक, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अपन पहले कौन सा पढ़ेंगे? पहले सारी घटनाएं, सारे फिनोमेना, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारा पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद अपन सारा पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के अंदर। पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, बाद में रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है देखिए दोस्त, इट इज अ फिनोमिना ऑफ लाइट। ये लाइट का फिनोमिना है इन विच लाइट इंसिडेंट इन द फॉर्म ऑफ रे एंड कोलाइड टू सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड। कोई भी एक सनलाइट आ रही है, सनलाइट आएगी, सनलाइट किसी सरफेस से कोलाइड करेगी, कोलाइड करने के बाद वहां से वापस क्या हो जाएगी? चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। उसी प्रोसेस को बोलता हूं मैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलता हूं दोस्त? रिफ्लेक्शन। क्या बोलता हूं? रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सिंपल है यार। कोई एक लाइट आएगी, उस लाइट आने वाली लाइट को मैं बोलता हूं इंसिडेंस।
तो वो लाइट आएगी, वो रे के फॉर्मेट में आती है। किसके फॉर्म में आती है? रे के फॉर्म में आती है। तो वो जो लाइट आएगी उसको मैं बोलता हूँ इंसिडेंट रे। क्या बोलता हूँ? इंसिडेंट रे। और जो टकराएगी सरफेस से, कोलाइड करेगी, और कोलाइड करने के बाद वापस वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस वहां से चली जाएगी, उसी प्रोसेस को, उसी फिनोमेना को बोलता है रिफ्लेक्शन। क्या बोलता है? रिफ्लेक्शन। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ रिफ्लेक्शन को। देखिए दोस्त, तो ये जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट रे, और जो जाएगी वो रिफ्लेक्टेड रे। मैं जैसा एंगल इंक्रीज और डिक्रीज करता हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला भी प्रोसेस क्या हो रहा है? इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। या फिर मैं आपको, देखो मेरे पास में कांच है, अभी यहाँ से जो लाइट जा रही है ये वाली, देखो, आई होप मैं आपको कैमरे तक इसको फोकस कर पाऊँ। तो जैसे मैं एंगल इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता हूँ, लाइट विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये प्रोसीजर है भाई। हुआ? क्लियर हुआ? तो जो लाइट जाती है वो इंसिडेंट है, वापस निकलेगी वो रिफ्लेक्टेड। देखिए मैं आपको थोड़ा लाइट में ही समझा देता हूँ। देखना, यहाँ से जो एक लाइट निकलेगी, यहाँ से एक लाइट जा रही है, वो लाइट निकल रही है यहाँ तक, वो है इंसिडेंट रे, और यहाँ से वापस एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो लाइट वापस आगे चली जाएगी। अगर ये तो अभी क्या थोड़ी मैट सरफेस है, अगर शाइनी सरफेस होगी कांच की तरह, कांच की जैसे अगर कोई सरफेस होगी, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली, जैसे मैं इसको मिरर में करता हूँ, तो इंसिडेंट रे यहाँ से टकराएगी, वापस रिफ्लेक्टेड रे। तो इसी को बोलते हैं, फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं दोस्त? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या यहाँ तक समझ आता आपको मेरे दोस्त? क्या यहाँ तक एकदम क्लियर हो रहा है आपको? मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। आगे कंटिन्यू अपन बात करते हैं। देखिए, तो देखना इस तरफ जो लिख रखा मैंने वो होगा इंसिडेंट रे। तो देखो ये जो लाइट आ रही है इसको मैं क्या बोलता हूँ? इंसिडेंट रे। ये जो लाइट जा रही है वापस, देखना कोलाइड के बाद में, टक्कर करने के बाद में जब वापस चले जाए, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है दोस्त, अब देखना इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में इस सरफेस से एक 90 डिग्री का एंगल होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। एक जो सरफेस होती है जिससे टकराएगी और वापस चली जाएगी, उस सरफेस से 90 डिग्री एंगल पर एक लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं दोस्त? नॉर्मल। ये नॉर्मल जो होता है इनके बीच का एंगल बताता है। ये नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बताता है। एक यकीन मानो, देखना कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको कि देखना नॉर्मल होगा ना, नॉर्मल तो भाई 90 डिग्री पे होगा, तो जितना इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उतने ही वापस रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से एंगल बनाएगी। इंसिडेंट रे से जितना एंगल बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में, उतना ही वापस रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में बनेगा। ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखना भाई, यहाँ जो एंगल बन रहा है एंगल आई, उसको मैं क्या बोलता हूँ? इंसिडेंट एंगल, और इसको एंगल आर को बोलता हूँ रिफ्लेक्टेड एंगल। ये आपको थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझिए आप लोग। इंसिडेंट रे से बनाया गया एंगल इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रे से बनाया गया एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल आई, एंगल आर, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड। ठीक है दोस्त, ये वाली हो गई अपनी सरफेस। ये सरफेस कैन बी स्मूथ, स्फेरिकल, रफ, कैसी भी सरफेस हो सकती है। ये सरफेस स्मूथ हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, रफ हो सकती है। अभी अपन ने स्मूथ सरफेस मान के इसको काम किया है। अब मैं आपको बताता हूं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या क्या लॉ होता है। दो रूल है या फिर दो लॉ है भाई। कितने? दो लॉ है। पहला लॉ कहता है कि देखना इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है वो दोनों एक ही प्लेन में होता है। सेकंड देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये कहता है इंसिडेंट का एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल इक्वल होगा हमेशा। इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा? इक्वल। देखिए भाई, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और मेरे भाई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या यहाँ तक आने क्लियर है मेरे भाई? एकदम टॉप क्लास तरीके से। तो अपन ने पूरा प्रोसेस समझा है। अगली बात करते हैं, देखो मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है कि एंगल आई और एंगल आर क्या होगा? इक्वल होगा। बात करते हैं एग्जांपल से। देखो भाई, आपको फाइंड करना है थीटा। क्या फाइंड करना है? थीटा। थीटा फाइंड करने के लिए आपको ये प्रोसेस लगाना पड़ेगा, ये प्रोसेस लगाना पड़ेगा। देखो टोटल एंगल कितना है? तो टोटल एंगल है 180। अरे भाई इसका जो एक सीधी लाइन है, सिंपल लाइन है, तो सिंपल लाइन का एंगल कितना होता है? 180। 180 में से ये हो गया नॉर्मल 90 इधर वाला और 90 इधर वाला। अब आप फाइंड कर सकते हो। आपको देखना एक एंगल ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये और ये दे सकता है। कोई भी एक दे दे आपको, बाकी तीनों फाइंड कर सकते हो। यस, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो भाई, तो अभी यहाँ लिखा 65। अगर ये 65 है तो क्या ये भी 65 होगा? और ऑब्वियस सी बात है भाई, सेम एंगल हो जाएगा। अगर ये 65 तो ये भी 65, और ये 65 है, ये 90 है। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ तो जल्दी से। थीटा की वैल्यू आएगी 25। कितनी आएगी? 25। तो अगर ये 25 है, एंगल आर इज इक्वल टू 25, तो एंगल आई इज इक्वल टू ऑल्सो 25। ठीक है भाई, अरे समझ में आ रहा है यार मेरे दोस्त? क्या यहाँ तक आने क्लियर हो रही है क्या आपकी? है ना। अगला एग्जांपल देखिए, आपको ये 53 दे रखा है, ये 90। देखो ये वाला पूरा कितना है? 90। ये 53 दे रखा है, तो ये 90 है, तो थीटा कितना होगा?
तो कर दो भाई, माइनस कर सकते हो 90 में से, कितना आएगा ये आएगा 37। और जो ये 37 है तो ये भी कितना होगा 37, ये 37 तो ये कितना हो जाएगा 53। तो इस तरीके से आप एंगल को फाइंड कर सकते हो दोस्त, है ना। एंगल फाइंड करना थोड़ा आसान है, आप समझना प्रोसेस को। ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में आ जाए तो आपको सॉल्व कर लेना इजीली, घबराना नहीं है। आगे देखो रिफ्लेक्शन सरफेस क्या हो सकती है। तो रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होती है वो स्मूथ हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है और रफ भी हो सकती है। रफ सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होता है, स्मूथ सरफेस से भी होता है और स्फेरिकल से भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखना सरफेस के बारे में, तो दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी बता दे, एक तो प्लेन मिरर, दूसरा कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर। और भाई एक तो प्लेन मिरर वो है जो अपन घर के अंदर अपना इमेज देखते हैं। प्लेन मिरर तो वो भी जिसके अंदर घरों में यूज करते हैं, घरों में अपनी इमेज देखते हैं, वो प्लेन मिरर होता है। और स्फेरिकल मिरर जो होता है वो गाड़ियों के हेडलाइट के अंदर, टॉर्च के अंदर, इन सब में भी यूज होता है, वो होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो अपन सारा पढ़ेंगे डिटेल में। पहले मैं बात करता हूँ प्लेन मिरर के बारे में। किसके बारे में बात करूँ दोस्त, प्लेन मिरर के बारे में। तो देखना, जनरली वी यूज टू सी आवर इमेज, जनरली हम हमारे घरों के अंदर जो इमेज देखने के लिए जो यूज करते हैं मिरर, वही हमारा प्लेन मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जब इमेज बनाता है तो इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो एग्जाम में पूछता है। और भाई प्लेन मिरर जब इमेज बनाता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो एग्जाम में सवाल हमारे को पूछते हैं। तो सवाल कैसा देखना, कैसा डील करें उनके बारे में। तो प्रॉपर्टीज देखो भाई, तो इन प्लेन मिरर प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में इमेज फॉर्म्ड एट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है मिरर से, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे इमेज बनता है। या फिर ऐसा समझ लो, आप मिरर से 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, इमेज भी 2 मीटर के डिस्टेंस से बनेगा, मिरर से 2 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। इमेज जो बनता है सेम साइज का बनता है, आप जितनी हाइट के उतनी हाइट का भी इमेज बनेगा। इमेज इरेक्ट होता है, आप अगर सीधे खड़े हो इमेज भी सीधे ही खड़ा रहेगा, ठीक है। इमेज वर्चुअल बनता है, वर्चुअल का मतलब होता है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, इमेजिनरी होता है, बोलते हैं वर्चुअल इमेज, है ना। और रियल इमेज नहीं है भाई, रियल तो हमें हमारी इमेज बनती है, वो वर्चुअल इमेज हो जाती है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं, साइड चेंज जरूर होता है उसके अंदर, मिरर इमेज के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है उसकी साइड चेंज होता है। हमारा जो राइट हैंड है उसका लेफ्ट हो जाता है। कैसे, एग्जाम्पल के फॉर्मेट देखना भाई, मान लो कि मैंने ऐसे हाथ खड़ा किया मिरर के सामने, तो वो जो इमेज बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी, उसका जो हाथ बनेगा ऐसा बनेगा। अभी मेरा कौन सा हाथ है, अभी मेरा ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड मेरा, राइट हैंड का जो अंगूठा है वो इस तरफ जा रहा है। लेकिन वो जो इमेज बनेगी, वो जो मिरर में इमेज बनेगी, उसका राइट हैंड कौन सा होगा, उसका राइट हैंड ये वाला होगा, और इसका भी अंगूठा इस तरफ जा रहा है। भाई ऐसे तो इमेज बनेगी, तो इसका भी अंगूठा इस तरफ जा रहा है। लेकिन जब मैं मेरा मुंह अगर इस तरफ मैं घुमा दूं इस तरीके से, तो देखो ये मेरा कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, इसका अंगूठा इस तरफ आ रहा है, लेकिन इमेज का किस तरफ जा रहा था, उस तरफ जा रहा था। तो ये साइड चेंज होता है उसके अंदर। साइड चेंज का एग्जांपल देखिए आप लोग, जैसे मैं एल का इमेज बनाऊंगा तो ये एल का इमेज इस तरीके से बन जाता है, इसको बोलते हैं साइड चेंज। क्या बोलते हैं, साइड देखना, तो लिखा इमेज इज इरेक्ट बट साइज इज चेंज्ड, साइड चेंज हो जाएगी, इसी को बोलते हैं साइड चेंज, ठीक है। इसी की वजह से एम्बुलेंस जो होती है उसके आगे जो नाम लिखा होता है एम्बुलेंस, वो अपन लिखते हैं उल्टा। कि जैसी कोई इमेज बनेगी मिरर के अंदर, भाई जो गाड़ी का कांच होता है साइड मिरर, उस साइड मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वो उस नाम को सीधा कर देगी, ठीक है दोस्त। इसलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, तो इसको बोलते हैं साइड चेंज। क्या बोलते हैं, साइड चेंज। क्या यहाँ तक आने क्लियर होती है मेरे दोस्त, है ना। इमेज के बारे में हमने बात करी बहुत सारी, ठीक है दोस्त। चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू बात करते हैं भाई। आगे अपन बात करते हैं, पहले अपन ने पढ़ा प्लेन मिरर, अब अपन बात करते हैं दूसरा टाइप जो था उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। ये जो स्फेरिकल मिरर ये बनता कैसे देखना, तो मेरे पास में कोई भी एक कांच का गोला है, एक ग्लास स्फेयर है, क्या दोस्त, एक ग्लास स्फेयर है। उस ग्लास स्फेयर को मैं कुछ इस तरीके से कट कर दूंगा, कुछ इस तरीके से क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। तो ये जो बचा कुछ पार्ट है देखना, जैसे इसको मैं रिमूव करूंगा, तो ये जो कटा हुआ सेक्शन है, कटा हुआ जो पार्ट है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिरर। ये मिरर कैसे डिसाइड होगा, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से डिसाइड होगा कि कौन सा मिरर है। अगर स्फेरिकल मिरर के टाइप्स की बात करता हूँ तो स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स का होता है भाई। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉनकेव। देखना वापस पढ़िए, इट इज फॉर्म्ड बाय कटिंग ऑफ होलो ग्लास स्फेयर। ये जो होलो ग्लास स्फेयर था इसको अपन कटिंग करते हैं तो ये बन जाएगा। एंड देन वन पार्ट इज शेडेड, उसका फिर एक पार्ट सेट कर देंगे, दूसरा पार्ट रिफ्लेक्शन के लिए छोड़ देंगे। जैसे हम जो घरों में कांच यूज करते हैं मिरर, उसका भी जो पीछे का अगर एरिया देखते हो आप लोग, बेक एरिया, तो वो कहीं कलर्ड पार्ट होता है, शेड कर रखा होता है, उसकी वजह से वो चमक आती है और उसकी वजह से रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एंड देन वन पार्ट इज शेडेड। अब मैं अगर स्फेरिकल मिरर के टाइप्स की बात करता हूं तो 2 टाइप्स का होता है भाई, एक तो कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। आप कैसे पहचानोगे कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है, तो देखो भाई आपको पहचानने का तरीका बिल्कुल सिंपल रहेगा। आपको ऐसा मिरर दे रखा हो, ये मिरर जो है ना इसको ऐसे बना सकता हूँ,
आपको पता क्या लगाना है, देखो ये डैश डैश वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं शेड वाला पार्ट। जो आपने कलर किया ना, आपने बोला ना कि वन पार्ट शेड कर देंगे, वो जो शेड वाला पार्ट है, कलरफुल वाला जो पार्ट होता है, वो अपना हो जाएगा डैश डैश वाला पार्ट। और जो स्मूथ सरफेस आप जहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी डैश नहीं कर रखा है, वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैं लिख देता हूं, ये कौन सा सरफेस है दोस्त? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस तरह बात करता हूं तो ये भी क्या है दोस्त? ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो जो स्मूथ बिल्कुल दिखेगा आपको, वो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। अब आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कैसे आइडिया लगाना है, आपको देखो, अगर आपका ऐसा मिरर बनाता हूं और अगर डैश डैश बाहर कर रखा है, सैड अगर बाहर की तरफ है और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ आ रखी है, वो कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। अगर भाई ऐसा मिरर है, उसमें सैड जो होता है, डैश डैश वाला पार्ट है, सैड वाला पार्ट है, वो बाहर की तरफ है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है। और अगर डैश वाला पार्ट, सैड सैड वाला जो पार्ट होता है, सैड वाला पार्ट, डैश डैश वाला जो पार्ट अंदर की तरफ आ जाए और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ आ जाए, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है और सैड उस गोले के अंदर वाला, इनसाइड वाला पार्ट के अंदर वो सैड कर रखा है, वो आपका होगा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखना दोस्त। वापस मैं आपको बता देता हूँ, मैं डायग्राम भी बना देता हूँ एक बार वापस। देखो इमेज को मैंने ऐसे बनाया, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो भी चल जाएगा भाई। देखो अगर इसको मैंने ऐसे बना दिया तो बताओ कॉन्वेक्स में क्या करूंगा? डैश डैश में, कॉन्वेक्स में इनसाइड करना होता मुझे। याद रखना, दोनों एक तरीके से अगर बना के दे तो भी अपन काम ऐसा कर सकते हैं। अगर यूं बनाए या फिर ऐसा बनाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप इजीली कर सकते हो। अगर आपका डैश डैश बाहर की तरफ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, कॉनकेव होगा। और अगर आपका डैश डैश वाला पार्ट अंदर की तरफ और सैड वाला या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला पार्ट बाहर की तरफ है, तो आपका कॉन्वेक्स होगा। क्या यहाँ तक आने क्लियर है? अब देखिए यूज की बात करता हूँ, यूज को कर देना आप अल्ट्रा इंपोर्टेंट। यूजेस जो होता है वो काफी इंपोर्टेंट भाई, यूजेस को कर देना आप लोग अल्ट्रा इंपोर्टेंट, क्योंकि ये यूजेस एग्जाम में पूछते रहता है भाई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉनकेव मिरर के यूजेस। किसके यूज देखता हूँ? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के यूजेस थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्वेक्स में तो एक ही जगह यूज होता है, मैं बता दूंगा आपको। तो कॉनकेव मिरर जो होता है उसका यूज कहाँ करता है? टॉर्च में यूज करता है। टॉर्च, डू नॉट टॉर्च, टॉर्च में लाइट फैलाने का काम करता है। ठीक है, टॉर्च लाइट फैला देती है, तो वहां यूज करता है टॉर्च में। तो यूज इन टॉर्च व्हीकल्स हेडलाइट, जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है भाई, आगे फ्रंट जो लाइट होती है हेडलाइट, वो हेडलाइट में भी क्या यूज करते हैं अपन? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। उसी तरीके से देखो सर्च लाइट, वही टॉर्च के जैसे सर्च लाइट भी होगी, तो सर्च लाइट में भी क्या यूज करते हैं? कॉनकेव यूज करते हैं। सोलर फर्नेसेस जो होते हैं, जो सोलर भट्टियां होती है, सोलर फर्नेसेस होते हैं जो सनलाइट से चलते हैं, उन सोलर फर्नेसेस के अंदर क्या यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। और कहाँ करेंगे? सेविंग मिरर में। कुछ मिरर्स होते हैं सेविंग करने वाले मिरर, तो सेविंग मिरर में इमेज थोड़ी बड़ी बनाने के लिए, बड़ी लार्ज इमेज करने के लिए क्या होता है कि वो इजीली सेफ दिख जाए। और डेंटिस्ट जो होते हैं, दांतों के डॉक्टर, डेंटिस्ट, वो डेंटिस्ट क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को इमेज को लार्ज करने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए, भाई दांतों में क्या है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मिरर यूज करता है उस मिरर से। तो वो मिरर यूज करता है, उस मिरर से दांत की इमेज थोड़ी बड़ी दिखेगी, तो उससे वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो डेंटिस्ट वहां यूज करता है कॉनकेव मिरर को। तो कॉनकेव मिरर के यूजेस कंप्लीट हुए। आपको यूजेस वापस बता देता हूँ। देखो भाई, जैसे आप बात करते हैं टॉर्च के अंदर यूज करते हैं, व्हीकल्स हेडलाइट, सर्च लाइट, सोलर फर्नेसेस, सेविंग मिरर में, और डेंटिस्ट भी दांतों को लार्ज इमेज के लिए यूज करता है, दांतों की लार्ज इमेज, बड़ी इमेज बनाने के लिए इसको कॉनकेव मिरर को यूज करता है। अब मैं बात करता हूँ यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो देखो भाई ये भी काफी सिंपल है। इसका जो यूज होता है वो गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं, और भाई ओआरवीएम बोलते हैं, एक होता है आईआरवीएम, एक होता है ओआरवीएम। तो ओआरवीएम आउटर साइड वाले होते हैं ओआरवीएम, तो वो ओआरवीएम जो होते हैं साइड मिरर, उन साइड मिरर में कौन सा मिरर लगा होगा? मिरर होता है कॉन्वेक्स। रीजन, वो इमेज को छोटी बनाता है। इमेज को क्या बनाता है? छोटी बनाता है, इरेक्ट बनाएगा, सीधी इमेज बनाएगा। यूं नहीं ट्रक उल्टा हो जाए, फोटो जो बनेगी उसे ट्रक उल्टा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई पीछे बाइक दिख रही है उल्टी दिख रही है आपको, नहीं, इमेज इरेक्ट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। तो सीधी इमेज बनाता है, छोटी बनाता है, उसका विजुअल एरिया ज्यादा होता है। विजुअल एरिया मतलब वो छोटी जगह, खुद अच्छी खासी जगह को कवर करता है। तो आपने नोटिस किया होगा, मिरर तो छोटे ही है, लेकिन वो पीछे का जो बैकग्राउंड वाला पार्ट होता है, वो बहुत सारा पार्ट वो कवर करता है, पीछे का पार्ट काफी वो कवर करता है, तो इसलिए उसका विजुअल एरिया ज्यादा होता है। देखना, तो इट इज यूज्ड इन साइड मिरर बिकॉज इट गिव्स इरेक्ट इमेज। वो कैसे इमेज बनाएगा? इरेक्ट, सीधी इमेज बनाता है, और विजुअल एरिया भी उसका क्या होता है? ज्यादा होता है। और विजुअल एरिया ज्यादा होने की वजह से क्या होगा दोस्त? वो ज्यादा पार्ट को, ज्यादा एरिया को कवर करेगा, तो उसकी वजह से कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है, किस तरफ आ रही है, वो सारी उसमें इजीली दिख जाती है। तो इसका यूज करते हैं। और ये भी जो इमेज बनाता है स्मॉल बनाता है। कैसे बनाता है? स्मॉल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल बनाता है। कैसे बनाएगा? स्मॉल, इरेक्ट और वर्चुअल। लेकिन इसमें भी साइड चेंज होता है।
क्या होता है, साइड चेंज। तो इसलिए एम्बुलेंस पे जो नाम लिखा होता है वो उस कांच के अंदर कैसे दिखेगा, सीधा दिख जाएगा। तो ये प्रोसीजर होता है भाई। ठीक है दोस्त, क्या आपको यूजेस समझ में आए? अब मैं कुछ टर्म्स की बात करता हूँ जो स्फेरिकल मिरर में टर्म्स हमारे काम आएगी। ये टर्म्स जो है, ये टर्म्स जब अपन इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, अभी तो आज तो अपन इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर जब अपन इमेज का फॉर्मेशन सीखेंगे, इमेज कैसे बना सकते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन टर्मिनोलॉजीज कुछ टर्म्स हमारे काम आएगी। तो चलिए सीख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कहती है टर्म्स। फर्स्ट तो देखिए वो है पोल। पहली जो टर्म्स देखिए वो पोल। तो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसी को हम बोलते हैं पोल। अरे भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मान लो ये मिरर बना रखा है, इस मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो पार्ट है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पार्ट है, उसी को मैं बोलता हूँ पोल। क्या बोलता हूँ दोस्त, पोल, ध्यान रखना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर वाला पार्ट है, मिड वाला पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, उसका जो मिड वाला पार्ट है उसको मैं क्या बोलता हूँ, पोल बोलता हूँ। तो ध्यान रखिएगा पोल, इसको पोल को पी से डिनोट करता है। कैसे डिनोट करेंगे दोस्त, पी से। क्या कहानी क्लियर है? अगला देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपन किससे डिनोट करेंगे, सी से। अरे भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं। अब देखना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है भाई, देखो ये स्फेयर का कुछ पार्ट मैंने देखा भाई, ये स्फेयर है पूरा। ये जो मिरर दे रखा है स्फेरिकल मिरर, ये कहीं ना कहीं इस पूरे स्फेयर से बना है भाई। अगर इसको मैं ऐसे डैश डैश बना दूं इस तरीके से, ठीक है, तो ये पूरा एक स्फेयर हुआ करता था। उस स्फेयर का मैंने कुछ पार्ट कट कर दिया है, और कुछ पार्ट जब कट कर दिया तो वह है तो स्फेयर का ही पार्ट, और स्फेयर का पार्ट होगा तो स्फेयर का सेंटर भी तो होगा। और भाई जो इस स्फेरिकल मिरर में अगर मैं इसको डैश डैश में पूरा कवर करता हूँ, तो इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है, स्फेयर का सेंटर वाला पार्ट, मिरर का जो मैं स्फेयर बनाऊंगा और स्फेयर का सेंटर वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, सी से। किससे डिनोट करता हूँ दोस्त, सी से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो क्या लिखा, इट इज सेंटर ऑफ स्फेयर, मिरर इज फॉर्म्ड बाय स्फेयर, क्योंकि मिरर स्फेयर से बनता है, तो ये स्फेयर का सेंटर है, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको मैं आर से डिनोट करता हूं, कैपिटल आर। रेडियस का मतलब होता है रेडियस। अरे जब ये मिरर स्फेयर से बना है, तो स्फेयर की जो रेडियस होगी उसको मैं बोलता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस क्या होती है भाई, रेडियस होती है सेंटर से पेरिफेरी तक की डिस्टेंस। भाई सेंटर से पेरिफेरी तक के जो डिस्टेंस होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, रेडियस। देखो ये लिखो रेडियस, ये मैंने आर लिख रखा है, ये आर इसकी रेडियस हो गया। स्फेयर का जो रेडियस वाला पार्ट है उसको मैं क्या बोलता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, मिरर से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के बीच की डिस्टेंस। भाई मिरर ये हो गया, तो मिरर से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलता हूँ मैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे क्या दोस्त कहानी क्लियर है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझ में आता है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल एक्सिस। ये सिंपल है काफी, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होता है कि ऐसी लाइन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए निकलती है। स्ट्रेट लाइन, देखना वापस समझिए, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को क्रॉस करते हुए एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसको मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसी एक्सिस, एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्रॉस करते हैं, उनको पास करते हुए निकलती है स्ट्रेट लाइन, उसको मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये अपने लिखी हुई है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या लिखी हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है दोस्त, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो देखना पोल समझ में आया भाई। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड वाला पार्ट है वो पोल हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करता हूं, तो स्फेयर का जो सेंटर होगा उसी को मैं बोलता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेयर की जो रेडियस होगी उसको बोलता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद बात करूं प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसी एक्सिस, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए निकलती है, उसको बोलता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं बात करता हूँ फोकस पॉइंट। क्या करता हूँ, फोकस पॉइंट। उसके बाद फोकल लेंथ। फोकस पॉइंट का मतलब वो देखना भाई, ऐसी एक कोई भी पॉइंट, ऐसा कोई भी पॉइंट देखना को मानना भी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से कुछ लाइंस आएगी, वो लाइंस इस मिरर से टकराएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर वो दोनों लाइन इस प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां कहीं भी क्रॉस करती है, जहां कहीं भी वो मीट करती है, क्रॉस करती है, कट करती है, उसी को मैं बोलता हूँ फोकस पॉइंट। वापस समझना, देखना मैं थोड़ा इस इमेज को रफ करके वापस बना देता हूँ एक बार में। देखिए भाई, जैसे मेरे पास में एक मिरर दे रखा है, ठीक है, इस मिरर का ये पोल वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं आपको बताता हूँ, चलो ठीक है। अब देखो ये पोल वाला पार्ट हो गया। अब आपकी मान लो तो वहां से आ रही है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्त, यहाँ पर होगा इनका रिफ्लेक्शन। तो जैसे रिफ्लेक्शन होता है तो एक लाइट इस तरफ जाएगी और दूसरी लाइट इस तरफ जाएगी, जहां पर वो दोनों क्रॉस करती है। और भाई जहां पर दोनों लाइन इस प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर दोनों लाइन क्रॉस करेगी, उसको मैं बोलता हूँ फोकस पॉइंट। क्या बोलता हूँ, फोकस पॉइंट। क्या आपको आया समझ में? जब ये इन्फिनिटी से लाइंस आएगी, ये लाइंस रिफ्लेक्शन की प्रोसेस करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों लाइन प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां क्रॉस करती है
उसको मैं बोलता हूँ फोकस पॉइंट। क्या बोलता हूँ दोस्त? फोकस पॉइंट। क्या है, आपको कहानी क्लियर होती है फोकस पॉइंट की? अगला दे रखा फोकल लेंथ। तो देख लो भाई, मिरर से फोकस की डिस्टेंस फोकल लेंथ। अरे भाई मिरर से फोकस की जो डिस्टेंस उसको मैं क्या बोलता हूँ? फोकल लेंथ बोलता हूँ। तो फोकस पॉइंट को मैं एफ से डिनोट करता हूँ, कैपिटल एफ से, और फोकल लेंथ को मैं स्मॉल एफ से डिनोट करता हूँ, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो ये होगी फोकल लेंथ। तो क्या दोस्त यहां तक सारी कहानी क्लियर होती है? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे यार, क्या यहाँ तक सारी कहानी एकदम टॉप क्लास तरीके से चल रही है? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन, नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट 2 के अंदर अपन इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन सी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी बात अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे भाई। तब तक के लिए भाई ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।